हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मैनेजमेंट माइंडसेट। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस। पहले भी हम प्रोसेस पढ़ चुके हैं, जो हमने फर्स्ट पार्ट डाला था उसमें भी हमने प्रोसेस पढ़ा था। जो प्रोसेस ये था, एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये जो मॉडल था हमने वो पढ़ा था, लेकिन इस मॉडल में आपको मैंने ये मॉडल बताया था और मैंने पहले भी आपको ये भी बताए थे कि प्रोसेस टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस सारे सेम है बट अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं। तो आपको जो भी बेटर लगता है, आपको जिससे भी ज़्यादा अंडरस्टैंड होते हैं आपको जो अंडरस्टैंडिंग लग रहा है आप उसको कर सकते हैं। तो ये भी आप एक बार देख लीजिए, सेम है, एज इट इज़ है, कुछ डिफरेंट नहीं है। देखिए, पहले हमने जो मॉडल देखा था प्रोसेस का, उसमें प्लानिंग देखा था, तो इसमें भी मैन पावर प्लानिंग सेम चीज़ है ना। मैन पावर प्लानिंग ही तो करते हैं हम, प्लानिंग मीन्स मैन पावर प्लानिंग, ठीक है। फिर हमने टैलेंट असेसमेंट, इसमें से टैलेंट अट्रैक्शन। टैलेंट अट्रैक्शन वही होता है अट्रैक्टिंग पार्ट, ओके। थर्ड में आपका टैलेंट असेसमेंट, मतलब इसमें असेसमेंट करते हैं, सिलेक्टिंग प्रोसेस है पूरा इसमें। फिर ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, ये इसमें नहीं है, इसमें डेवलपिंग है, क्योंकि ऑन बोर्डिंग में सारी चीज़, जो ऑन बोर्डिंग प्रोसेस है वो ना उन्होंने एक ही बात में डाल दिया डेवलपिंग में, ठीक है। तो डेवलपिंग और ट्रेनिंग आ जाएगा। फिर है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस को मैनेज करते हैं। फिर टैलेंट रिटेंशन, आपको पता है उस टैलेंट को होल्ड करने के लिए, जैसे कि इसमें रिटेनिंग पार्ट पढ़ा था अपन ने, 5th पॉइंट ये चीज़। इसमें कुछ पॉइंट्स बढ़ा दिए गए हैं एज इट इज़, वरना प्रोसेस आपकी पूरी एग्जैक्ट ही है। फिर है सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग इज़ नथिंग बट ट्रांजिशनिंग, ऑलराइट। तो ये आपकी प्रोसेस हो गई सेम, बट अगर आपको ये इजी लग रहा है, आपको ये टर्म्स सही लग रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप लग रहे हैं, तो आप इससे भी जा सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फिर है टैलेंट वेड्स नॉलेज वर्सेस नॉलेज। तो अब इसमें हमें अंतर जानना है, मीन्स यू हैव टू नो अबाउट व्हाट टैलेंट इज़ एंड व्हाट इज़ नॉलेज, ओके। तो देखिए, इन दोनों टर्म को एक बार देख लेते हैं। टैलेंट एंड नॉलेज आर बोथ इम्पॉर्टेंट इन द वर्क प्लेस, ओके, बट दे रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ दैट एम्प्लॉयज़ कैन ब्रिंग टू द टेबल। मतलब इनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि डिफरेंट होती हैं, दैट एम्प्लॉयज़ क्या, लेकिन इनको लाता कौन है? एम्प्लॉयज़ लाता है। कैन ब्रिंग टू द टेबल मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर जिस काम में वो उस काम को जो करने जा रहा है उसके पास। तो ये जो टैलेंट और नॉलेज है वो एक एम्प्लॉई लाता है, डिफरेंट तरीके की होती है जो कि। अब देखते हैं टैलेंट, इसमें डिफरेंस क्या है इनके बीच। टैलेंट रिफर्स टू अ नेचुरल एबिलिटी और एप्टीट्यूड फॉर अ पर्टिकुलर स्किल और एक्टिविटी। टैलेंट क्या होता है? एक नेचुरल एबिलिटी है, या फिर एप्टीट्यूड कह सकते हैं, फॉर अ स्किल और एक्टिविटी। मतलब आपके अंदर, देखिए इन सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर कोई एक पर्सन है, उस पर्सन के अंदर कोई टैलेंट है जो कि नेचुरली टैलेंट है, वो मतलब उसके बर्थ से ही उसके पास वो टैलेंट है, ठीक है। तो उसको टैलेंट कहेंगे। उसके पास कुछ ऐसी स्किल है जो उसको बर्थ से ही मिली है, बोलते नहीं है गॉड गिफ्टेड है ये आपको। तो वो जो, अगर उसके पास ऐसी कोई स्किल्स है या ऐसी कोई चीज़ है बहुत ही जो उसको शुरू से ही उसके अंदर आई वो स्किल्स, तो उसे टैलेंट कहा जाएगा। पर नॉलेज यहाँ डिफरेंट हो जाएगी। नॉलेज क्या होगी? जब वो कुछ चीज़ गेन कर रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन को गेन कर रहा है, स्टडी कर रहा है, क्वालिफिकेशन हम ले रहे हैं, तो वो नॉलेज होती है, वो टैलेंट नहीं होता, वो नॉलेज होती है। बट किसी अंदर कोई कला होती है ना, कला किसी चीज़ को करने की, वो टैलेंट है। मीन्स सिंपली कोई चीज़ को करने की एक प्रैक्टिकली एक कला होती है उसके अंदर, वो टैलेंट होता है। और नॉलेज क्या है? सिर्फ एक जानकारी होती है। किसी चीज़ की नॉलेज होना मतलब उसको, उस इंसान को अच्छी जानकारी है इस चीज़ की, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। टैलेंटेड पीपल टेंड टू एक्सेल इन सर्टेन एरियाज विदाउट नेसेसरली हैविंग टू वर्क हार्ड टू डेवलप दोज स्किल्स। समझ गए आप? टैलेंट पीपल कौन होते हैं? जो टैलेंटेड पीपल होते हैं ना, वो बहुत ही जल्दी वो काम को कर लेते हैं, एक्सेल इन सर्टेन एरियाज विदाउट नेसेसरली हैविंग टू वर्क हार्ड टू डेवलप दो स्किल। उनको मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, वो बहुत ही आसानी से उस चीज़ को, उस स्किल को डेवलप कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ टैलेंटेड आर्टिस्ट मे हैव अ नेचुरल एबिलिटी टू क्रिएट ब्यूटीफुल वर्क्स ऑफ आर्ट। मतलब जो आपका, जैसे कि टैलेंटेड आर्टिस्ट होते हैं, उनके पास क्या नेचुरली उनके पास कला होती है, एबिलिटी होती है कि वो क्रिएट कर सकें ब्यूटीफुल वर्क्स ऑफ आर्ट, ठीक है।
वाइल अ टैलेंटेड एथलीट, अब अगर एथलीट की बात करते हैं, मे हैव अ नेचुरल एबिलिटी टू परफॉर्म एट अ हाई लेवल इन देयर स्पोर्ट। ठीक है, तो अब एथलीट है भाई, उसको कोई नॉलेज नहीं चाहिए, उसके पास एक नेचुरल एबिलिटी है, उसके पास एक ऐसा टैलेंट है कि वो जो स्पोर्ट है, स्पोर्ट्स में अपना हाई लेवल दे पाता है। तो ये हो गया टैलेंट। टैलेंट का मतलब ये होता है। और भी बहुत से एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे कि कोई सिंगर है तो उस सिंगर के पास एक नेचुरली, उसके पास एक ऐसी स्किल्स मिली है उसे, जो कि उसका जो सिंगिंग है बहुत अच्छा रखता है। ठीक है, अभी लता मंगेशकर की बात करें तो उनके पास जो सिंगिंग की स्किल्स थी, सिंगिंग की जो नॉलेज थी, वो उनका टैलेंट है उस पार्ट को लेके, उस सिंगिंग के लिए। तो ये टैलेंट हो जाता है। ठीक है, अब नॉलेज क्या है? नॉलेज ऑन द अदर हैंड refers to the information and skills that an individual has acquired through education, training and experience। ठीक है, अब जो नॉलेज क्या होती है, ये इंफॉर्मेशन होती है एंड स्किल्स होता है जो कि एक इंडिविजुअल के अंदर कैसे आता है, ट्रेनिंग से, एक्सपीरियंस से और एजुकेशन से। ठीक है, बहुत डिफरेंट है टैलेंट और नॉलेज एक दूसरे से। ठीक है, टैलेंट के लिए एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं थी, वो एक नेचुरल एबिलिटी है जो कि पर्सन के अंदर इंटरनली आती है। लेकिन नॉलेज क्या रहता है, आपको गेन करना रहता है नॉलेज को, तब आता है नॉलेज आपके अंदर। नॉलेजेबल पीपल टेंड टू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर फील्ड एंड द एबिलिटी टू अप्लाई दैट नॉलेज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। अब अगर जो नॉलेजेबल पीपल हैं उनको टेंड टू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर फील्ड, उनको क्या होना चाहिए, उनके पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस फील्ड के बारे में, एंड द एबिलिटी टू अप्लाई, और एक ऐसी एबिलिटी कि वो उस नॉलेज को अप्लाई कर सके जब वो कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व कर सकें उस प्रॉब्लम को। तो ये नॉलेज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अ नॉलेजेबल इंजीनियर may have a deep understanding of the principles of engineering and the ability to apply that knowledge to design innovative products। ठीक है, अब अगर जो इंजीनियर है एक, तो वो अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज को अंडरस्टैंड करके, डीप अंडरस्टैंड करके उसको वो उसके पास अंडरस्टैंडिंग होगी ना। अगर वो इंजीनियर है तो उसके पास सारी चीज़ों के अंडरस्टैंडिंग होगी कि इंजीनियरिंग में कैसे प्रिंसिपल्स अप्लाई मैंने स्टडी करे थे और उनको अप्लाई कैसे करना है उस जगह जहाँ वो नीडेड है, टू डिज़ाइन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो भी वो काम कर वर्क है उसका इंजीनियर का, वो उस अपने वर्क फोर्स में अप्लाई करेगा अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज को। अगर मैनेजमेंट का स्टूडेंट है तो अपनी मैनेजमेंट नॉलेज को अप्लाई करेगा, अपने MBA डिग्री को अप्लाई करेगा, MBA में जो आपने उस नॉलेज गेन करी है उस पार्ट को अप्लाई करेगा उस वर्क फोर्स पे अपने। ठीक है, अब है बोथ टैलेंट एंड नॉलेज आर वैल्यूएबल इन दी वर्क प्लेस। ठीक है, मतलब टैलेंट और नॉलेज जो है दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं वर्क प्लेस में। एंड दी आइडियल एम्प्लॉई विल हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एक आइडियल जो एम्प्लॉई होगा ना, उसके पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, उसके पास नॉलेज भी होगी और टैलेंट भी होगा। टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ कैन ब्रिंग अ यूनिक पर्सपेक्टिव एंड क्रिएटिविटी टू देयर वर्क। जो एक टैलेंटेड एम्प्लॉय होगा वो क्या लाता है, एक यूनिकनेस लाएगा। ठीक है, क्रिएटिविटी लाएगा वर्क के अंदर। ओके, वाइल नॉलेजेबल एम्प्लॉयज़ कैन ब्रिंग एक्सपर्टाइज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब अगर टैलेंटेड एम्प्लॉय है तो भाई वो एक्सपर्टाइज ही तो लाएगा, मतलब एक्सपर्ट होगा उस काम को लेके तो वो एक्सपर्टाइज लाएगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लाएगा, है ना। क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो सिर्फ आपके पास नॉलेज से ही आ सकती है, टैलेंट से थोड़ी आ सकता है। टैलेंट से तो आप यूनिक चीज़, कुछ क्रिएटिविटी ला सकते हैं अपने वर्क के अंदर। ठीक है, अल्टीमेटली द बेस्ट एम्प्लॉयज़ आर दोज हु आर बोथ टैलेंटेड एंड नॉलेजेबल एंड हु आर कमिटेड टू कंटिन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका कहने का मतलब ये है कि जो बेस्ट एम्प्लॉय होगा उसके अंदर दोनों चीज़ें होंगी, टैलेंट भी और नॉलेज भी, एंड हु आर कमिटेड टू कंटिन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट। और वो इंसान कमिटेड होगा लगातार लर्निंग करने के लिए और डेवलपमेंट के लिए भी। दैट्स इट। तो आपको अभी तक, मुझे आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना पॉइंट। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। चलिए, तो अब नेक्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं।
ठीक है, ठीक है। अब टूल्स क्या हैं टैलेंट मैनेजमेंट के? तो देर आर सेवरल टूल्स अवेलेबल फॉर मैनेजिंग टैलेंट। देखिए, टैलेंट को मैनेज करने के लिए टूल कौन कौन से आपको नीडेड हैं, वो चीज़ें इसमें। तो देखिए, आप टैलेंट को जो मैनेज कर सकते हैं उसके लिए टूल्स आप यूज़ करते हैं ATS, जिसको कहते हैं एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये टूल है जो टैलेंट को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। दीज टूल्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मैनेज द हायरिंग प्रोसेस फ्रॉम पोजिशनिंग जॉब एड्स टू स्क्रीनिंग रेज्यूमे टू scheduling इंटरव्यूज़। ऑलराइट, ये क्या होता है? ATS क्या होता है? एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। मतलब ये ट्रैक करता है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम ट्रैक करता है किसको? एप्लीकेशंस को, एप्लीकेंट्स को, कि कौन कौन से जो एप्लीकेशंस हैं वो कितने आगे बढ़े हैं, क्या प्रोसेस चल रहा है। जैसे, ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा है ना, दीज टूल्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मैनेज द हायरिंग प्रोसेस। हायरिंग प्रोसेस को मैनेज करने के लिए करता है ये। जैसे कि जॉब की पोस्ट कर, जैसे कि अभी अगर आप हैं, अगर आप HR हैं तो आप HR हैं, तो अगर आप रिक्रूटर हैं तो आप क्या करते हैं? जॉब पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। फिर स्क्रीनिंग करवाते हैं रेज्यूमे का, और फिर उनका इंटरव्यू शेड्यूल कराते हैं। तो मतलब पूरा एक जो हायरिंग प्रोसेस रहता है ना, आपका इंटरव्यू से लेके, एप्लीकेशन डालने से लेके, पोस्टिंग से लेके, पूरा फाइनल स्टेप तक जो उनका रहता है ऑनबोर्डिंग तक, तो वो पूरा ट्रैक करता है ये सिस्टम। ये मतलब ये जो चीज़ है ना, ये आपका डिजिटल चीज़ें हैं जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम आपका ट्रैक करता है। ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होते हैं। तो ये ATS है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। इसके थ्रू भी आप ट्रैक करते हैं, सिस्टम ट्रैक करता है मोस्टली कि कितना प्रोसेस आगे बढ़ा है। सेकंड, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब ये सारे जितने भी टूल्स हैं ना, टूल्स सारे आपके कंप्यूटर सिस्टम ही हैं, जो कि मॉडर्न टूल्स हैं आपके, जो जिससे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। या मतलब हम इसको ये कह सकते हैं कि जो अपना वो था ना, अभी एक न्यू टेक्नोलॉजी चली है अपनी, जिससे हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं सारी चीज़ें कि क्या किस पार्ट में कैसा क्या चल रहा है, तो आपका सिस्टम ट्रैक कर सकता है। इससे मतलब ह्यूमन रिसोर्स की को प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे कि अगर आपका आप एम्प्लॉई हो और आप अगर एक एक चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। बट अगर सिस्टम के थ्रू आप सिस्टम का यूज़ करते हैं तो इससे आप जल्दी से आप पता लगा सकते हैं कि क्या क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो इसीलिए हम इन टूल्स को यूज़ करते हैं जो कि सिस्टम के टूल्स हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल्स जो जो टूल है वो कुछ नहीं, वो परफॉर्मेंस को ही ट्रैक करता है। जैसे कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, सेट गोल्स एंड प्रोवाइड फीडबैक भी देते हैं। ऑनलाइन फीडबैक नहीं होता है आपका, कि अगर आप जैसे कि अब अप्लाई करते हैं किसी कंपनी में, तो फिर आपसे वो पहले आपको आपका एक्सपीरियंस पूछता है, फिर आपसे फीडबैक लेते हैं, उस टाइप में है ये। फिर है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये लर्निंग पार्ट से रिलेटेड है। आप तो बस इतना ध्यान रखिए कि जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है वो परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, फीडबैक वगैरह लेता है। लर्निंग वाला जो है वो लर्निंग कराता है। जैसे कि दीज टूल्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मैनेज एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग ऑनलाइन कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस एंड अदर लर्निंग रिसोर्सेज, ठीक है। अब आप समझ ही गए होंगे इतना कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देता है, ये ऑनलाइन कोर्सेज कराता है, सर्टिफिकेशंस देते हैं, और बहुत सारे और भी लर्निंग के रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है एम्प्लॉय को। तो ये हो गया। फोर्थ पॉइंट, सक्सेशन प्लानिंग टूल्स। दीज टूल्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई एंड डेवलप फ्यूचर लीडर्स। अब आप सक्सेशन प्लानिंग से, तो मैंने बहुत बार बताया आपको, सक्सेशन का मतलब यही होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं फ्यूचर लीडर्स बनाने के लिए, ठीक है। तो ये इसमें यही आएगा कि वो आइडेंटिफाई करता है एंड डेवलप करता है फ्यूचर लीडर्स को, एंश्योरिंग दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन ऑफ टैलेंट। और पता लगाता है कि जो हमारा एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ही कितना टैलेंट छुपा हुआ है, कितने पाइपलाइन ऑफ टैलेंट। पाइपलाइन का मतलब है ओल्डर, कितने आपके पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, ओल्डर एम्प्लॉयज़ हैं जो कि टैलेंटेड हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग हैं काम करने के लिए या फिर फ्यूचर लीडर्स बनने के लिए, ठीक है। फिफ्थ, टैलेंट एनालिटिक्स टूल्स। ये एनालिटिकल टूल होता है जो कि टैलेंट को फाइंड करता है। दीज टूल्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज एम्प्लॉय डेटा टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स एंड टू मेक
डेटा ड्राइवन डिसीजंस अबाउट टैलेंट मैनेजमेंट। ठीक है, ये क्या करता है, एनालाइज करता है एम्प्लॉय के डेटा को ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके ट्रेंड और पैटर्न को, और क्या कर सके, डेटा ड्राइवन डिसीजंस ले सके। ठीक है, अबाउट टैलेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड। अब है 6 पॉइंट है आपका कस्टम क्रिएटिव टूल्स। इसके अंदर आएगा दीज टूल्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कस्टम filters, lenses and other visual assets for the use of Snapchat. These tools can be used to promote employer branding and engage with potential candidates. मतलब अब कुछ ऐसे कस्टम क्रिएटिव टूल्स होते हैं उनके पास जो कि ना कस्टम फिल्टर्स, लेंसेज एंड अदर विजुअल एसेट्स फॉर यूज़ ऑफ स्नैपचैट। उन्होंने स्नैपचैट का एग्जाम्पल दिया है, बट देयर इज़ नथिंग, आप इस पॉइंट को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आप इसको इतना ध्यान मत रखिए, पॉइंट ऐसे दिया हुआ है एग्जाम्पल के थ्रू, तो इसको आप इतना ध्यान नहीं देंगे तो भी इट्स ओके, पर इतना समझ लीजिए कस्टम टूल्स होते हैं ना कुछ कि अगर आप जैसे अब इन्होंने स्नैपचैट का लिखा हुआ है, आप चाहें तो अपना ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रहता है कि वो कस्टम फाइल्स क्रिएट कर देते हैं, कस्टम रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, वो चीज़ आएगी इसमें। और ये किस लिए यूज़ होते हैं, दीज टूल्स कैन बी यूज टू प्रमोट एम्प्लॉयर ब्रांडिंग एंड इंगेज विद पोटेंशियल कैंडिडेट। ठीक है, इसलिए ये यूज़ होते हैं ये, ताकि जो आपका कैंडिडेट है, पोटेंशियल कैंडिडेट, वो इंगेज रहे। ठीक है, और आपको एम्प्लॉयर ब्रांडिंग मिल सके, इसलिए। ओवरऑल देयर आर मैनी टूल्स अवेलेबल फॉर मैनेजिंग टैलेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड चूज़ द टूल्स दैट बेस्ट फिट देयर नीड्स एंड बजट। ठीक है, मतलब और भी काफ़ी टूल्स हैं आपके पास अवेलेबल और जो ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो सकता है टैलेंट को मैनेज करने के लिए, बट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक ऐसा टूल अप्लाई करना चाहिए, चूज़ करना चाहिए जो कि उसकी कंपनी के लिए उसके नीड्स के हिसाब से बेस्ट फिट हो और जो उनके नीड और बजट में आता हो। बाय यूजिंग दीज टूल्स effectively, organization can build a strong workforce and achieve their business goals। ठीक है, अगर इनका यूज़ करता है ऑर्गेनाइजेशन तो वो एक अच्छा वर्कफोर्स, स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स बना सकता है और बिजनेस गोल्स को काफ़ी इजीली अचीव कर सकता है इसकी हेल्प से। मतलब ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं आपके टैलेंट को मैनेज करने के लिए। तो इसीलिए आपके पास 6 टूल्स मैंने आपको बताए हैं, आप कोई भी 4-5 इतने याद रख सकते हैं। तो देखिए, ATS हो गया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, सक्सेस एंड प्लानिंग टूल, टैलेंट एनालिटिक्स टूल, आप ये 5 पॉइंट्स याद रख सकते हैं। और आपको एडिशनल टूल्स भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं इसी पॉइंट को इतने देर से सोच रही थी, मुझे माइंड में क्लिक नहीं हो रहा था, जो है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आपको मैं बताऊँ, ये सारे जो टूल्स हैं ना वो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम ही है। जो HR के लिए अपने पास टेक्नोलॉजी आई है ना इंफॉर्मेशन सिस्टम की, जो ऑनलाइन करते हैं, तो ये वही चीज़ है। आप अगर 5 ये पॉइंट्स 5 याद रखिएगा, और उसके बाद अगर आपको एडिशनल चाहिए तो आप HRIS भी याद रखिए। ये सिंपल है, HRIS तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, तो ये तो माइंड में आपके आ ही जाएगा जो टूल्स में आता है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, दिस इज़ नथिंग बट ओनली एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय के बारे में ऑर्गेनाइजेशन। दीज टूल्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मैनेज एम्प्लॉय डेटा, ओके, इंक्लूडिंग पेरोल, बेनिफिट्स एंड टाइम ऑफ। ये सारा काम करता है जो कि HR करता है, वो HR का वर्क करता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम रहता है वो HRIS। ठीक है, मतलब एक HR जो काम करता है ना, उस HR के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑनबोर्डिंग टूल्स, ये टूल ऐसा टूल है जो एम्प्लॉयज़ को ऑनबोर्ड के टाइम पे हेल्प करता है। जैसे कि दीज टूल्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ऑनबोर्ड न्यू एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगा जब उनको अपने एम्प्लॉयज़ को ऑनबोर्ड करना है, मतलब अपने वर्क में उनको उनके काम में, जैसे कि उन सिलेक्शन हो गया उनका, उसके बाद उनको जॉब पे चढ़ाते हैं ना, उनको ऑनबोर्ड करते हैं, तब इंक्लूडिंग पेपर वर्क, उनका सारा पेपर वर्क करेगा। ओरिएंटेशन के लिए, ओरिएंटेशन होता है ना उन लोगों का बाद में, एंड ट्रेनिंग देते हैं उनको, तो ये सारी चीज़ों को परफॉर्म करवाता है, हेल्प करता है परफॉर्म कराने के लिए ऑनबोर्डिंग टूल्स।
थर्ड पॉइंट, एम्प्लॉय इंगेजमेंट टूल। ये ऐसा टूल है जो कि एम्प्लॉय को इंगेज रखने के लिए हेल्पफुल होता है। जैसे कि दीज टूल्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मेजर एंड इम्प्रूव एम्प्लॉय इंगेजमेंट। ठीक है, ये क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगा मेजर करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए एम्प्लॉय की इंगेजमेंट को, इंक्लूडिंग सर्वेज, फीडबैक टूल्स एंड रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स। ये क्या 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 देता है, ये सर्वे कराता है, फीडबैक कराते हैं, ठीक है, फीडबैक टूल्स होते हैं, और रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स को भी। रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स आपको पता होगा, रिकॉग्निशन का मतलब होता है एक एक इंडिविजुअल को, एम्प्लॉय को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं उनका वर्क, इंडिविजुअली उनके काम को समझ रहे हैं, उनको इंडिविजुअली उनसे बातचीत करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं उनके काम के लिए। अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको आप उनको फीडबैक देते हैं, आप उनको अवार्ड देते हैं उनके वर्क के लिए इंडिविजुअली। तो रिकॉग्निशन बहुत ज़रूरी होता है। फोर्थ, कंपनसेशन मैनेजमेंट टूल। ये एक ऐसा टूल है, ये कंपनसेशन मैनेजमेंट टूल है, नाम से समझ आ रहा है कि आप एम्प्लॉय को क्या कंपनसेशन कैसे दे रहे हो, उसके लिए हेल्प कराता है। दीज टूल्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मैनेज एम्प्लॉय कंपनसेशन। ठीक है, एम्प्लॉय के कंपनसेशन को मैनेज कराने के लिए हेल्प करता है, इंक्लूडिंग सैलरी, बोनस एंड बेनिफिट्स। ठीक है, आप उनकी सैलरी कैसे बना रहे हैं, बोनस क्या क्या दे रहे हैं उनको, और बेनिफिट्स क्या क्या प्रोवाइड करें, तो ये टूल आपको उसके लिए हेल्प करता है। करियर डेवलपमेंट टूल्स। दीज टूल्स हेल्प एम्प्लॉयज़ प्लान एंड मैनेज देयर करियर्स। ठीक है, अब इस नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, ये क्या करता है, एम्प्लॉय को हेल्प करता है एम्प्लॉय की कि वो कैसे प्लान करें और कैसे मैनेज करें उनके करियर को, और ओवरऑल उनको कैसे डेवलप करें, अपने आप को कैसे डेवलप करें, इंक्लूडिंग करियर प्लान, पाथिंग, मेंटोरिंग एंड कोचिंग वगैरह प्रोवाइड करता है, मेंटोरिंग करता है। ठीक है, तो ये सब कुछ है इसका। 6 पॉइंट, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस टूल। अब ये एम्प्लॉय के लिए खुद के लिए एक टूल बनाया है जो एम्प्लॉय की सेल्फ सर्विस के लिए है, एम्प्लॉय खुद के लिए यूज़ करता है इसको। दीज टूल्स अलाउ एम्प्लॉयज़ टू एक्सेस देयर ओन HR डेटा। ठीक है, अब वो इसमें खुद का HR डेटा देख सकते हैं, इंक्लूडिंग पे स्टब्स, बेनिफिट इंफॉर्मेशन एंड टाइम ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, सेल्फ सर्विस टूल रहता है ये बेसिकली। 7 पॉइंट, वर्कफोर्स प्लानिंग टूल्स। ये जो है, दीज टूल्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन प्लान फॉर फ्यूचर वर्कफोर्स नीड्स। ठीक है, अब ये जो है वर्कफोर्स प्लानिंग टूल है, मतलब अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने वर्कफोर्स को कैसे प्लान करेगा, उसके लिए हेल्प कराता है ऑर्गेनाइजेशन को, प्लान फॉर फ्यूचर वर्कफोर्स नीड्स। ठीक है, इंक्लूडिंग वर्कफोर्स एनालिटिक्स, सिनेरियो प्लानिंग एंड टैलेंट फॉरकास्टिंग। तो ओवरऑल ये जो टूल है सारे मैनेजिंग टूल ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करने चाहिए अपने बेस्ट फिट, जो भी उनके बेस्ट फिट होता है उस हिसाब से ही, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था वही पॉइंट है। तो आपको एक ऐसा टूल फिक्स अपने उसके लिए चूज़ करना है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की नीड के हिसाब से बेस्ट फिट हो। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब है आप बिल्डिंग ब्लॉक कैसा बनाते हैं। एन इफेक्टिव टैलेंट मैनेजमेंट सिस्टम शुड हैव द फॉलोइंग बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसा होना चाहिए इफेक्टिव टैलेंट मैनेजमेंट का। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, आप किस तरीके का टैलेंट मैनेजमेंट रखिए जो बहुत ही अच्छा हो। ये वाला मैंने जो हेडिंग नहीं लिखी है आपको मैं बता देती हूँ एक बार, उसमें कंटेंट में देख के क्या पॉइंट है ये देखिए। ये जो था टूल्स ऑफ मैनेजिंग टैलेंट, ये अपन ने पढ़ लिया है। 7 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इफेक्टिव टैलेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये वाला पॉइंट अपन पढ़ने जा रहे हैं अब। तो देखिए क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें हैं, कैसे पॉइंट्स होने चाहिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे होने चाहिए जो इफेक्टिव टैलेंट मैनेजमेंट को बनाएं। पहला, क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। जो आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए। द सिस्टम शुड बी अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है,
एंड शुड बी डिज़ाइन टू सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ दीज गोल्स। आपका जो सिस्टम है वो अलाइन, मतलब साथ ही, अलाइन का मतलब होता है साथ चलना, मतलब टुगेदर आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के साथ साथ चलता हो। एंड शुड बी डिज़ाइन टू सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ दोज गोल्स, और ऐसा डिज़ाइन किया गया हो कि आपके गोल्स और जो ऑब्जेक्टिव आपने ऑर्गेनाइजेशन के सेट करे थे उसको अचीव करने के लिए सपोर्ट करे, मतलब सपोर्ट करे उसे अचीव करने के लिए। तो ऐसा होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आपकी अलाइंड होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका गोल्स क्लियर और ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। तभी आप इफेक्टिव टैलेंट मैनेजमेंट सिस्टम कर सकते हैं। और कैसा होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव टैलेंट स्ट्रैटेजीज़। आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं आप बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टैलेंट स्ट्रैटेजीज़ को लेके चलें। द सिस्टम should include a comprehensive talent strategy that covers all aspects of talent management, जिसके अंदर सारे talent management के aspects आते हों, including recruitment, performance management, learning and development, succession planning and employee engagement। आप सारे पॉइंट्स को यहाँ लिख देना जो भी आपने टैलेंट मैनेजमेंट में पढ़ा था, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, सक्सेशन प्लानिंग, ठीक है। और अपने क्या पढ़ा था, रिक्रूटमेंट आता है, एम्प्लॉय इंगेजमेंट आता है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन आता है, सारी चीज़ें आप इसमें लिख देना कॉम्प्रिहेंसिव टैलेंट स्ट्रैटेजी के अंदर। थर्ड, डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग। एक ऐसा डिसीजन मेकिंग हो जो डेटा ड्राइवन हो, ठीक है। द सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन अ डेटा एंड एनालिटिक्स। इसका मतलब क्या रहता है कि आपका जो सिस्टम है ऐसे ही नहीं आपने डिसीजन मेकिंग ऐसे ले लिया, उसका कुछ एविडेंस हो, कुछ डेटा हो, कुछ आपके पास एनालिटिक्स हो उसका, ठीक है, उस पर बेस्ड होना चाहिए रेदर देन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपके पास एक उसका पूरा डेटा हो, प्रैक्टिकली चीज़ें हों आपके पास, एनालिटिक्स हो उसकी पूरी। एंड शुड बी इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक डेटा ड्राइवन डिसीजन अबाउट द टैलेंट मैनेजमेंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, एम्प्लॉय सेंट्रिक अप्रोच। अब आपका जो अफेक्टिव टैलेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वो एम्प्लॉय सेंट्रिक अप्रोच होना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप एम्प्लॉय सेंट्रिक नहीं हैं तो वो टैलेंट मैनेजमेंट नहीं काम करने वाला, क्योंकि एम्प्लॉय ही यहाँ पे मस्ट है। क्योंकि आप एम्प्लॉय को लेके चलने वाले हैं टैलेंट मैनेजमेंट सिस्टम में। आपका जो मेन आपका जो स्टेप है, मेन आपका जो पॉइंट है वो आपके एम्प्लॉयज़ हैं। तो आप एम्प्लॉय सेंट्रिक हों रेदर देन ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक या फिर कुछ और मैनेजमेंट सेंट्रिक। आप एम्प्लॉय सेंट्रिक अप्रोच लेके चलेंगे। द सिस्टम शुड बी डिज़ाइंड विद द एम्प्लॉय इन माइंड। सिस्टम ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए जो एम्प्लॉयज़ को माइंड में रखे। एंड शुड फोकस ऑन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, और एम्प्लॉय के एक्सपीरियंस को अच्छा कर सके, उस पर फोकस हो। तो ये एम्प्लॉय सेंट्रिक अप्रोच हो गया। फिफ्थ पॉइंट है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। आपके सिस्टम में कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट भी हो। भाई तुम क्या बोल रहे हैं, मैं क्या करूँ, ख़राब हो गई वो तो। फिफ्थ पॉइंट है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब है आप कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहें। ऐसा नहीं लगातार आप मतलब आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं, नहीं। आपको क्या देखना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आप उसको बार बार उसको रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं, रिव्यू कर रहे हैं कि नहीं, चेक करते रहें उनके परफॉर्म इम्प्रूवमेंट को बेस्ड ऑन फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ एंड अदर स्टेक होल्डर्स। आपको फीडबैक लेते रहना है एम्प्लॉयज़ से कि आपका जो जैसे कि अगर आप कॉलेज में कॉलेज के लिए कॉलेज फैकल्टी फीडबैक लेते हैं, तो ऐसे टाइम टू टाइम आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी फीडबैक लेते रहना है। सिक्स पॉइंट, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड। द सिस्टम शुड लेवरेज टेक्नोलॉजी टू ऑटोमेट प्रोसेसेस, improve efficiency and provide real time data and insights। अब आपको टेक्नोलॉजी को भी लेके चलना है इसमें। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड में मतलब यही है कि आपको टेक्नोलॉजी को इनेबल करके रखना है, ठीक है, लेके रखना है। सिस्टम शुड लेवरेज टेक्नोलॉजी टू ऑटोमेट प्रोसेस, ठीक है, ताकि आपका जो प्रोसेस है वो ऑटोमेट रहे, इम्प्रूव एफिशिएंसी इम्प्रूव हो सके एफिशिएंसी, और प्रोवाइड रियल टाइम डेटा एंड इनसाइट। और आपका रियल टाइम जो रियल डेटा है, रियल टाइम करंट टाइम डेटा आपको मिल सके और इंसाइट्स गेन कर सकें आप। तो ये टेक्नोलॉजी भी मेन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो गई। बाय फोकसिंग ऑन दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स, organization can create an effective talent management system that helps them attract, retain and develop top talent and achieve their business goals।
तो इन सारे फैक्टर्स को, इन सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को अगर आप फोकस करके चलते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छी इफ़ेक्टिव टैलेंट मैनेजमेंट सिस्टम को क्रिएट करता है एंड हेल्प्स देम अट्रैक्ट, रिटेन एंड डेवलप टॉप टैलेंट एंड अचीव देयर बिजनेस गोल। और इससे क्या आपको हेल्प मिलती है, ताकि आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं टॉप टैलेंट को, डेवलप कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं अपने बिजनेस के गोल्स को, अगर आप ये की फैक्टर्स को, की पॉइंट्स को या फिर की बिल्डिंग ब्लॉक्स को लेके चलते हैं। तो आपका ये हो गया इफेक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इफेक्टिव टैलेंट मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट हम आते हैं, अब ये क्या है, अ टैलेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ प्रोसेस। अब टैलेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या, व्हाट इज़ टैलेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो टैलेंट मैनेजमेंट आपने पढ़ लिया क्या होता है, टैलेंट मैनेजमेंट क्या होता था, ठीक है। टैलेंट मैनेजमेंट का मतलब होता है, टैलेंट मैनेजमेंट मतलब एम्प्लॉय को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम टैलेंट को कैसे मैनेज करके चल रहे हैं। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं, आप देख लीजिए। देखिए अपन ने टैलेंट मैनेजमेंट के बारे में क्या पढ़ा था, एक ऐसी स्ट्रैटेजिक अप्रोच होती है जो जिससे हम मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स को, ताकि हम लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल्स को अचीव कर सकें, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता था, आइडेंटिफाई, डेवलप करना एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, उनको फ्यूचर लीडर्स बनाने के लिए, और कौन सी राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट रोल है कि नहीं। टैलेंट मैनेजमेंट क्या होता था, बहुत सारे एक्टिविटीज़ रिलेटेड है, इन रिक्रूटमेंट, ऑनबोर्डिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये टैलेंट मैनेजमेंट था। अब टैलेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, अब यहाँ पर सिस्टम एक पॉइंट, एक आपके एक वो लग गया है, सिस्टम सेंटेंस क्या है इसे? तो सिस्टम का मतलब होता है अ सेट ऑफ प्रोसेस एंड टूल्स दैट ऑर्गेनाइजेशन यूज टू अट्रैक्ट, रिटेन एंड डेवलप टू टैलेंट। अ टैलेंट मैनेजमेंट सिस्टम टिपिकली इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट। इसके सिस्टम क्या होता है, एक सेट ऑफ प्रोसेस है या फिर टूल्स है दैट ऑर्गेनाइजेशन जो यूज़ करता है टू अट्रैक्ट, रिटेन एंड डेवलप टॉप टैलेंट। अ टैलेंट मैनेजमेंट सिस्टम टिपिकली इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट। इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स आते हैं, कुछ चीज़ें आती हैं, वो क्या क्या है, रिक्रूटमेंट, ठीक है, मतलब रिक्रूटमेंट कैसे होती है, द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर ओपन पोजीशंस। रिक्रूटमेंट क्या होता है वो लिखना है आपको। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स, प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड इवेल्युएटिंग एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, ये आ जाता है इसमें। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आपको पता ही है कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देना, उनके अंदर स्किल्स और नॉलेज को डेवलप करना, ये आ जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। सक्सेशन प्लानिंग आपको पता ही है कि हमारे आइडेंटिफाई करना हमारे एम्प्लॉयज़ को जो कि फ्यूचर लीडर्स बन सकते हैं। एम्प्लॉय इंगेजमेंट में यही रहेगा कि आप एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करें अपने वर्क प्लेस में, ताकि एम्प्लॉय सेटिस्फाई रह सके और एंगेज रह सके और कमिटेड हो सके उस काम के लिए, वो बहुत ही पॉजिटिव फील करे, बहुत ही बहुत ही बिलोंगिंगनेस फील करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और अच्छे रिलेशंस रहें उसके। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, इसमें आपको क्या देखना है, सैलरी देखनी है, आपकी जो एम्प्लॉय हैं वो सेटिस्फाई हो, उनको सही सैलरी मिल रही हो, उनको बेनिफिट्स भी प्रोवाइड हो रहे हों। वर्कफोर्स प्लानिंग में आपको प्लान करना है कि करंट आपकी वर्क कितनी नीड है आपको फ्यूचर एम्प्लॉयज़ की, और आपके करंट एम्प्लॉयज़ कितने हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉरकास्टिंग फ्यूचर वर्कफोर्स नीड्स एंड डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज टू मीट दोज नीड्स, ठीक है। ठीक है, तो ये रहता है आपका टैलेंट मैनेजमेंट सिस्टम। टैलेंट मैनेजमेंट सिंपली आपका टैलेंट को मैनेज करने को रिलेटेड था, एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच है। पर यहाँ सिस्टम की जहाँ बात करते हैं वहाँ पे पूरा प्रोसेस, पूरे टूल्स को लेके चलते हैं जो कि टैलेंट मैनेजमेंट सिस्टम को बनाता है। तो ये टैलेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज़ नथिंग बट ओनली द सिस्टम दैट कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स एंड अचीव देयर बिजनेस गोल्स by attracting and retaining top talent, developing employee skills and knowledge and creating a positive workforce। ये पॉइंट हो गया। तो इसी के साथ आपका पूरा ये कंटेंट आपका ख़त्म हो गया। कोई भी डाउट, कोई भी इशू हो आपको किसी भी टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
और कोई न्यू टॉपिक अगर आपको चाहिए इससे रिलेटेड, आपका कोई टॉपिक है आपके सब्जेक्ट में जो आपको नहीं नहीं आ रहा हो, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो मैं दूंगी। इसी के साथ यहाँ पे ये वीडियो एंड करते हैं हम। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट एवरी पार्ट, एवरीथिंग अबाउट योर टैलेंट मैनेजमेंट। ओके, सो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि आपको हर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो सबसे पहले नोटिफाई हो सके और आपको चेक कर सके। जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप उसको ईजीली देख सकें। और इस वीडियो को शेयर भी कर देना, जो नीडफुल हो, उनके एग्ज़ाम्स हों या फिर उनको नीड है इस टॉपिक को समझने की, सारे कंटेंट को समझने की, तो आप उनको ये शेयर कर देना। इसी के साथ हम यहाँ इस वीडियो का एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।